बच्चों, वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। माय नेम इज़ नितेश और आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। आज हमारा थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशंस को कवर किया था, जैसे वर्क डन हमने देखा था वर्क डन क्या होता है, कैसे निकालते हैं वर्क डन, और वर्क डन कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, एंड हीट के बारे में पढ़ा था, हीट एनर्जी जिसको बोलते हैं, एंड उसके बाद इंटरनल एनर्जी, एंड ये सारी डेफिनेशंस थी जो भी, वो सब हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे और कुछ प्रोसेसेस देखेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हमारे पास आता है सबसे पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लिखो, अपने नोट्स बनाओ साथ साथ। तो हमारे पास फर्स्ट आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, इसको पहली बात, इसको जीरोथ लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि हर जगह पे तो हमारे पास ये आता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या मतलब कुछ भी हो, फर्स्ट लॉ आ गया, फिर सेकंड आ गया, फिर थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया, ऐसे आते हैं। जीरोथ लॉ क्यों बोला इसको बच्चों? क्योंकि ये वैसे तो एक बेसिक सा लॉ है, बिल्कुल बेसिक सा है। आप देख के ये कहोगे ये तो हमने पढ़ा हुआ है कब का, क्योंकि हमारे पास पहले फर्स्ट लो आ गया था, सेकंड लो आ गया था, और बाद में हमने ये जो जीरोथ लो दिया था ये बहुत बेसिक था, इसको थर्ड लो ना रख के इसको हमने जीरोथ लो नाम दे दिया। तो हेडिंग डाल लीजिए, जीरोथ लो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास? देखो, आप लोगों ने मैथ्स में ये तो पढ़ा होगा, ए इज इक्वल टू बी है, और सॉरी, आप लोगों ने मैथ में ये पढ़ा होगा, अगर ए इज इक्वल टू सी है, बी इज इक्वल टू सी है ना, ये पढ़ा होगा। अगर ए इज इक्वल टू बी है एंड, या फिर ये बोल दे ए इज इक्वल टू बी है, और जो हमारे पास ए इज इक्वल टू सी है, ये बोल दिया मैंने, ए बी के इक्वल है और ए सी के भी इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आता था कि बी भी सी के इक्वल होगा। यही होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बस यहाँ पे थर्मल चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के बारे में बात कर लेंगे, है ना। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जीरोथ लॉ नाम के जैसा ही है। ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू सी, तो बी इज इक्वल टू सी, सिंपल। तो क्या होगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास? अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी, इफ या फिर when a thermodynamic system A and B are separately in thermal equilibrium with a third system, with a third thermodynamic system सी। अगर हमारे पास दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ए और बी, और वो दोनों सेपरेटली एक थर्ड सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मान लो ए हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम है सी के साथ, और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, उसके बाद क्या होगा? देन ए एंड बी आर ऑल्सो इन thermal equilibrium with each other। ये दोनों भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। अगर ए सेम है, अगर ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है,
सी के साथ है ना, और बी भी हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में सी के साथ है, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, जो बी है वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा सी के साथ, सॉरी जो हमारे पास बी ए है वो भी थर्मल, देखो ए सी के साथ है, बी भी सी के साथ है, तो ए होगा वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा बी के साथ। चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे दो कंटेनर ले लिए, या पहले एक कंटेनर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया एक कंटेनर, हमने ये कंटेनर ले लिया, इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक तो ये वाला बना दिया, और एक दो ये बना दिए, ठीक है। यहाँ पे 3 हिस्से ले लिए मैंने, ये मेरे पास आ गया ए, ये आ गया ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। ए और सी और बी और सी, ए और सी और बी और सी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैंने एक यहाँ पे एक वॉल बना दी, एक यहाँ पे वॉल बना दी, और एक यहाँ पे वॉल बना दी मैंने, दो वॉल बना दी। कैसी वॉल है, ये वाली वॉल तो है हमारे पास एडियाबैटिक, और ये वाली वॉल है हमारे पास डायाथर्म, सॉरी पहले वाली वॉल है, ये वाली वॉल है हमारे पास एडियाबैटिक, एडियाबैटिक क्योंकि हमारे पास ए और सी और बी और सी है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना। ए और बी पहले कुछ भी नहीं है, ए और बी पहले कुछ भी नहीं है, ए और सी और बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये वाली वॉल हमने बना दी डायाथर्मल। मतलब बी और सी डायाथर्मल का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे के साथ ही ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब ए और सी कर सकते हैं और बी और सी कर सकते हैं। तो ऐसा थोड़ी देर होते 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 टाइम हो जाएगा, हमने इस सिस्टम को रखा, तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि तीनों सिस्टम ए बी और सी तीनों के तीनों किस में आ गए हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए हैं, ठीक है। जितना टेम्परेचर पहले मान लो TA था और इसका TB था और इसका TC था, अभी सभी के टेम्परेचर इक्वल आ गए। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि तीनों सिस्टम जब हमारे पास क्या होगा, थोड़ी देर बाद देखेंगे AC के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में और BC भी C के साथ है, तो ये क्या करेगा, ये तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। पूरा सिस्टम होल सिस्टम किस में आ जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर फिर उसके बाद हम इसको फिर से, अगर मान लो हम इसको रीअरेंज करके देखते हैं, मैंने क्या किया, मैंने इसी सिस्टम को फिर से ले लिया, मैंने इसी सिस्टम को फिर से ले लिया, ये मेरे पास है C, ये मैंने बना दिया C, ये और ये मैंने बना दिया, ये आ गया हमारे पास A, ये आ गया B और ये आ गया C आ गया। ये तीनों अब थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे ये वाली वॉल तो मैंने बना दी, ये वाली वॉल मैंने बना दी, यहाँ पे एक वॉल लगा दी हमने, ये वाली एक वॉल लगा दी, इसको लगा दिया मैंने एडियाबैटिक, इसको मैंने बना दिया अब एडियाबैटिक, और यहाँ पे एक और वॉल लगा दी, मान लो हमने यहाँ पे एक और वॉल लगा दी, यहाँ पे एक और वॉल लगा दी, और इसको मैंने बना दिया डायाथर्मल। अब हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जब हम ऐसे सिस्टम को रखेंगे, ए सी के साथ है और बी सी के साथ है, तो ए और तीनों के तीनों सिस्टम थोड़ी देर बाद देखेंगे तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके होंगे। अब ये तीनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब हमने क्या किया, इस यहाँ पे ये वाली वॉल को हमने एडियाबैटिक कर दिया और इस वॉल को हमने डायाथर्मल कर दिया। मतलब ए और बी में अब एक्सचेंज हो सकता है, बट ए और बी में अब कोई एक्सचेंज नहीं होगा, यहाँ पे नो एक्सचेंज ऑफ हीट। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले ही ये सारा सिस्टम किस में आ चुका है, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुका है। थर्मल इक्विलिब्रियम में मतलब जितना टेम्परेचर ए का था, जितना बी का था, जितना सी का था, सभी का इक्वल हो चुका है ना, सारा का सारा इक्वल हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, इक्वल है तो यहाँ पे क्या ट्रांसफर होगा, ये मतलब इसका प्रूफ समझ सकते हो कि जो हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो एक्चुअल में है क्या। दो सिंपल सी चीज़ है, अगर हमारे पास दो सेपरेट सिस्टम
एक दो सिस्टम एक थर्ड सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है तो वो दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। सिंपल सी बात है, अगर ए इक्वल टू सी है, बी इक्वल टू सी है, तो ए इक्वल टू किसके होगा, बी के होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सा ए सी के इक्वल है, बी भी सी के इक्वल है, तो सी भी ए के इक्वल होगा। यहाँ पे सिर्फ हम थर्मल की बात करेंगे, है ना, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो थर्मल चीज़ों की बात करेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। चलो अब चलते हैं हम आगे। अब हमारा इंपॉर्टेंट लॉ आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है इस, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अब पढ़ते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि मान लो हमने एक सिस्टम को कुछ हीट दी, हमने एक सिस्टम है उसको हमने कुछ हीट दे दी, वो हीट किस काम में आएगी ये बताता है। हमने एक सिस्टम को हीट दी, वो हीट क्या करेगी, उस सिस्टम की कुछ इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी और कुछ वर्क डन कर देगी। हम अगर एक सिस्टम को हीट देंगे, मान लो हमने एक सिस्टम को कुछ हीट दे दी, तो वो हीट क्या करेगी, वो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी और वो क्या करेगी, वर्क डन करेगी। ठीक है, दो चीज़ों में काम आएगी। ये ऐसा ही है कि जैसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर लें कि किसी सिस्टम को एक एनर्जी दी है तो वो एनर्जी दूसरी फॉर्म में तो कन्वर्ट होनी ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमने हीट दी है, जो हमने हीट एनर्जी दी है, वो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और दूसरी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, एक तो इंटरनल एनर्जी में और एक कुछ हो जाएगा वर्क डन। ठीक है, तो कुछ सिस्टम है कुछ वर्क डन कर लेगा और कुछ जो है वो उसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, अगर हमारे पास क्या कहता है, इफ डी क्यू इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, हम स्मॉल अमाउंट की बात कर रहे हैं, इज द हीट गिवन टू द सिस्टम then it will convert या फिर ये लिख लेते हैं then it will then क्या करेगी, ये कुछ तो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, देन इट विल राइज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सम ऑफ द हीट will convert into work done by the system। क्या होगा, if dq is the amount of heat given to the system, then it will then sum of heat sum of heat लिख लो, sum of heat will rise the internal energy of the system and sum of the heat will convert into work done by the system। ठीक है, किसी एक सिस्टम को हमने कुछ हीट दी, हमने किसी एक सिस्टम को डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी, तो वो क्या करेगा, उसका कुछ तो वर्क डन में हो जाएगा कन्वर्ट और कुछ हो जाएगा हमारे पास इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम लिखें तो हमने किसी सिस्टम को हीट दी डी क्यू, क्या होगा उसका, कुछ तो वो इंटरनल एनर्जी में होगा, कुछ तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और कुछ क्या होगा, वर्क डन। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख लो। डी क्यू यहाँ पे क्या है, डी क्यू है हमारे पास हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम। डी यू यहाँ पे क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और क्या बच गया, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू क्या है हमारे पास, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। ठीक है, ये हमारे पास यही है। डी क्यू क्या होगा, सिंपल सी चीज़ है, डी क्यू क्या होगा, डी कुछ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा और कुछ वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और याद रखना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करते टाइम साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना कि हीट जो हम यहाँ पे मैंने लिखवाया था ना, लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया था कि हीट गिवन टू द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, क्या वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, वर्क डन कब नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है साइन कन्वेंशन का याद रखना है तुम्हें। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे। चलो अब हम चलते हैं आगे। अब हमारे पास होती है कुछ प्रोसेसेस होती हैं। एक बात और, ये हमारे पास देखो डी कुछ हमने हीट दी है ना, ये इंटरनल एनर्जी और वर्क में कन्वर्ट हुआ, तो इसको ये बोल देते हैं कि ये क्या करता है हमारे पास, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। कंजर्वेशन ऑफ, है ना, ये किसको फॉलो करेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा। सेम ही तो है, हमने कुछ हीट दी, वो किसी और काम में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो बच्चों अब चलते हैं हम आगे। अब हमारे पास कुछ प्रोसेसेस होती है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा है ना, मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज पढ़ाई थी। अगर आप लोगों ने मेरी क्लास देखी है तो उसमें मैंने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ, ये सब लॉ पढ़ाए थे, वो सब लॉ थे। यहाँ पे प्रोसेस है, बस डिफरेंस इतना ही है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम कुछ प्रोसेस पढ़ेंगे, कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। इसमें हमारे पास 4 प्रोसेस आएंगे, हम 4 प्रोसेस पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे आइसोथर्मल। आइसो का मतलब होना है सेम, आइसो का मतलब ले सकते हो सेम रहेगी, ये चीज़ चेंज नहीं हो रही, अभी जितनी है थोड़ी देर बाद भी उतनी ही होगी, तो आइसोथर्मल। फिर हम पढ़ेंगे आइसोकोरिक, आइसोबारिक एंड एडियाबैटिक। ये 4 प्रोसेस पढ़नी है हमें, धीरे धीरे पढ़ते हैं, कुछ आज कवर करेंगे, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलो सबसे पहले हमारे पास आती है आइसोथर्मल। फर्स्ट प्रोसेस आती है हमारे पास आइसोथर्मल। आइसोथर्मल क्या होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, देखो इसके नाम से पता लग रहा है, आइसो और थर्मल। थर्मल का मतलब टेम्परेचर से ले सकते हैं हम, है ना, जिसमें टेम्परेचर सेम हो। आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर सेम हो, जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ हो, सिंपल सी बात है। जिसमें जैसे हमारे पास बॉयल्स लॉ था वैसा ही तो है, यहाँ पे हमने प्रोसेस नाम दे दिया, तो ये क्या हो जाएगी, इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस इन विच there is no change in temperature, जिसमें टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं है, इसका मतलब क्या है, डेल्टा टी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है ना, डेल्टा टी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। या इसको ये भी बोल सकते हैं कि टी हमारे पास टेम्परेचर हमारे पास क्या है,
कांस्टेंट है ना। टेम्परेचर क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT। जब हमारे पास टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है और ये दोनों चीज़ें वैसे ही कांस्टेंट होती है ना। NB नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV क्या आ गया, प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2, है ना। P1V1 किसके इक्वल आ गया, P2V2 के इक्वल आ गया। या फिर ये भी लिख सकते हैं यहाँ से हम P1/P2 किसके इक्वल होगा, V2/V1, ये भी हो गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ से ये भी लिख सकते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, सेम ही बात है। जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना वॉल्यूम कम होगा, जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना प्रेशर कम होगा। इनवर्सली का रिलेशन है इसमें, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम होगी। प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कम हुआ, है ना, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हमारे पास जो चारों प्रोसेस है इसमें हमारा काम क्या है, हमें करना क्या है इन चीज़ों में। देखो हमें 3-4 चीज़ें करनी है। क्या क्या करनी है, जैसे कोई भी एक प्रोसेस उठा ली हमने, उसमें सबसे पहले तो हमें देखना है कि इसका मतलब क्या है। जैसे इसमें इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमें क्या देखना है, सेकंड नंबर पे हमें इसका जो ग्राफ आता है ना, एक हमें 3 ग्राफ बनाने हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स होंगे P, V एंड T। तो हमें 3 ग्राफ बनाने पड़ेंगे हर एक प्रोसेस के लिए, PV ग्राफ, VT ग्राफ, PT ग्राफ। हर एक प्रोसेस के लिए हमें 3 ग्राफ बनाने हैं, PV, VT एंड PT, 3 ग्राफ बनाने हैं। उसके बाद हमें वर्क डन निकालना है कि वर्क डन क्या होगा, है ना, हर एक प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा। और उसके बाद हमें देखना है कि जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद है, अभी अभी तो कराया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास dq इज इक्वल टू du प्लस dw है। तो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये भी पता लगेगा कि dq किसके इक्वल होगा, du किसके इक्वल होगा और dw। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहली बात तो प्रोसेस में होता क्या है, सेकंड बात कि इसमें जो हमारे पास ग्राफ आएंगे, 3 ग्राफ आएंगे, PV, VT एंड PT करवाएंगे, वो तीनों करने हैं। फिर हमें dq निकालना है, du निकालना है और dw, सेम चीज़ है ना। वर्क डन निकालना है, हीट निकालनी है और इंटरनल एनर्जी, ये चीज़ सभी प्रोसेस में करना है। तो ये तो हमने देख लिया आइसोथर्मल में कि इसमें होता क्या है ना, ये टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब बात करते हैं इसके कर्व की, कर्व की बात कर लेते हैं। इसके क्या क्या आएगा हमारे पास, इसमें कर्व आएगा। जैसे सबसे पहले हमारे पास आ गया PV कर्व, एक आ गया PV कर्व, एक आ गया हमारे पास VT कर्व, ये आ गया हमारे पास VT कर्व, एक हमारे पास आ जाएगा PT कर्व। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिख दिया, एक हमारे पास आ गया PV, VT एंड PT, 3 कर्व आ गए हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हम PV देख लेते हैं पहले। PV में क्या आएगा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है हमारे पास। क्या है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी। तो ये कैसा ग्राफ आएगा, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ग्राफ आएगा। तो ये ग्राफ कैसा आ जाएगा, है ना। एक चीज जैसे यहाँ से क्या हो रहा है, प्रेशर है वो क्या हो रहा है, धीरे 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 प्रेशर कम होता जा रहा है और वॉल्यूम क्या है, बढ़ता जा रहा है ना। इधर आते हैं तो वॉल्यूम कम होता जा रहा है और प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिर V और T का अगर हम बनाते हैं, टेम्परेचर तो वैसे ही कांस्टेंट है, वॉल्यूम चाहे कितना भी बढ़ा लो टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो V और T का ग्राफ कैसा आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास V और T का ग्राफ, ये आ गया हमारे पास V और T का ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
और पी और टी का ग्राफ कैसा आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास पी और टी का ग्राफ, क्योंकि इसमें भी तो प्रेशर को टेम्परेचर कांस्टेंट है, पी को कितना भी बढ़ा लो चाहे, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम आगे, वर्क डन निकालते हैं। ये देख लिया कि जो हमारे पास आइसोथर्मल है उसमें क्या होगा, हमारे पास टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो अब हमने पीवी, वीटी और टीवी पीटी कर्व देख लिया है। अब हम चलते हैं वर्क डन की तरफ। तो चलो वर्क डन करते हैं। वर्क डन हमारे पास, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन हमारे पास होता है इंटीग्रेशन ओवर पी इंटू डी वी, है ना, इंटीग्रेशन ओवर पी इंटू डी वी। मान लो हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो एक हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन और आर भी नंबर ऑफ मोल्स और आर भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लो। पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास पी की वैल्यू आ गई हमारे पास पी इज इक्वल टू एन आर टी बाय वी आ गई, है ना, एन आर टी बाय वी। पी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो वर्क डन हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, वर्क डन हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ओवर, अब ये हैंग हो गया, रुको एक सेकेंड, चलो इसके बारे में कुछ बात ही कर लेते हैं तब तक ये ठीक होता है तब तक। तो वर्क डन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्क डन आ गया हमारे पास पी की जगह एन आर टी बाय वी, एन आर टी बाय वी इंटू डी वी, ठीक है। यहाँ पे P हमारे पास, P की वैल्यू हमने पुट कर दी है, T तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे NR तो बाहर निकल जाएगा, dV बाई V आएगा। तो वॉल्यूम हमने मान लिया वॉल्यूम है वो किसी भी एक सिस्टम का चेंज हो रहा है, इनिशियल वॉल्यूम उसका V1 है, फाइनल वॉल्यूम उसका V2 हो गया, है ना, इनिशियल V1 है और फाइनल हमारे पास उसका वॉल्यूम हो गया V2 हो गया। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया हमारे पास, NR टी को बाहर ले लो, क्योंकि एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है और टी भी कांस्टेंट है। अंदर क्या बच गया हमारे पास, V1 से V2 dV बाय V, और dV बाई V का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, log ऑफ V। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, NRT log ऑफ V। कहाँ से कहाँ तक है इंटीग्रेशन, V1 से V2 तक है। वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल आ गया, वर्क डन आ गया एन आर टी log V2 माइनस log V1। अब log A माइनस log B की प्रॉपर्टी होती है log B बाय A, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, है ना, log A क्या आ जाएगा हमारे पास, log A माइनस log B। तो क्या आता है ये log A बाय B, है ना, B बाय ये नहीं, क्या आता है log A बाय B होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्क डन किसके इक्वल आएगा हमारे पास, वर्क डन आ गया एन आर टी log V2 बाय V1, V2 बाय V1, ये आ गया हमारे पास वर्क डन आ गया। अब V2 बाई V1 को क्या लिख सकते हैं, थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था, जो हमारे पास P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। तो यहाँ से V2 बाई V1 की वैल्यू निकाल लो, V2 बाई V1 किसके इक्वल आएगा, P1 बाय P2 के। तो V2 बाई V1 की वैल्यू उसमें पुट कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्क डन। वर्क डन आ गया हमारे पास, ये वर्क डन है, तो हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल आ गया, वर्क डन आ गया हमारे पास एन आर टी log V2 बाई V1 की जगह मैंने पुट कर दिया P1 बाय P2, ठीक है। अब हम अगर कई जगह पे हमें, वैसे ये अच्छा है ना, वैसे तो ये हमारे पास सही है, ये रिलेशन सही है, लेकिन कई बार हमारे पास log 10 की फॉर्म में दिया होता है ना, log 10 दिया होता है, न्यूमेरिकल्स में दे देते हैं, तो हम यहाँ इसको अगर log 10 में लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, क्या आएगा हमारे पास, वर्क डन इज इक्वल टू 2.303, जो log बेस ई है और वो किसके इक्वल होता है 2.303 इंटू log 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आर टी log ये 10 आएगा, है ना, log बेस 10 आएगा, ये log बेस 10 P1 बाय
P2 या फिर V2/V1। तो ये हमारे पास आ गया रिलेशन, या फिर ये हमारे पास आ गया वर्क डन, किसमें, आइसोथर्मल में। तो आइसोथर्मल में हमने देख लिया आइसोथर्मल होती क्या है, पीवी कर्व निकाल लिया, वीटी कर्व निकाल लिया और पीटी कर्व निकाल लिया, ये काम हो गया। ठीक है, अब हमने वर्क डन भी निकाल लिया कि वर्क डन कितना आता है। अब हमारे पास बच गया हीट कितनी आएगी और इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। तो जो हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं वो बहुत ही स्लो होते हैं ना, बहुत स्लो स्लो स्लो, धीरे 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 धीरे, बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। बहुत ज़्यादा स्लो होने की वजह से यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में चेंज ना जीरो आता है, लगभग ना के बराबर आता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में देखते हैं तो इंटरनल एनर्जी में कुछ भी चेंज नहीं दिखता हमें ये दिखता है अब भी वही थी और अब भी वही है ना, बहुत ही लिटिल चेंज आता है। इसलिए हम बहुत स्लो होती है, इसलिए हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी यहाँ पे, जीरो। इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं आइसोथर्मल प्रोसेसेस are very slow in nature। तो यहाँ पे हमारे पास dw क्या आ जाए, du क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, du क्या आ गया हमारे पास, du क्या आ गया, जीरो आ गया। तो du आ गया हमारे पास, जीरो आ गया, और हमारे पास dq किसके इक्वल होता है, du प्लस dw। तो हमारे पास जो हमने हीट दी वो किस में कन्वर्ट हो गई, सारी की सारी वर्क डन में कन्वर्ट हो गई, कुछ भी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जितनी भी हम हीट देंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने सब कुछ निकाल लिया, वर्क डन भी निकाल लिया, हीट भी निकाल लिया, इंटरनल एनर्जी भी हमें पता लग गई। ठीक है, जो ये आइसोथर्मल प्रोसेस होती है वो बहुत स्लो होती है। अगर आप इसके एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि जैसे हमारे पास हो गया, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास हो गया, मान लो बॉइलिंग ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे जब वाटर बॉईल करता है तो वहाँ पे आइसोथर्मल होता है ना, वो वेपराइज हो जाता है उसी टेम्परेचर के ऊपर। तो यहाँ पे लिख सकते हो बॉइलिंग ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेकंड लिख सकते हो मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है वो वाटर में मेल्ट हो रही है। टेम्परेचर तो अभी भी सेम ही है, 0 डिग्री है, लेकिन वहाँ पे वो मतलब आइस तो ऐसे हो गई है ना, वो मेल्ट होके उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, नेक्स्ट लिख सकते हो मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गई हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया कि यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस होती क्या है, जिसमें टेम्परेचर होगा वो सेम रहेगा, इसका वर्क डन क्या होगा, इसका पीवी वीटी और पीटी कर्व क्या होगा, इसमें वर्क डन कितना होगा, इसमें हीट चेंज कितनी होगी, इसमें इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, कुछ एग्जांपल्स देख लिए। ठीक है, यही सेम काम हमें चारों प्रोसेस में करना है, यही सेम काम हमें चारों प्रोसेस में कर रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस आती है आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट आ गई हमारे पास सेकंड प्रोसेस आ गई आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होगी, आइसो का मतलब तो सेम है ना, मतलब सेम रहेगा कुछ। कोरिक का मतलब हो गया कि कोरिक मतलब जिसमें वॉल्यूम चेंज ना हो। ठीक है, जिसमें वॉल्यूम चेंज ना हो। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, इट इज ए प्रोसेस in which volume of the system does not change, जिसमें वॉल्यूम चेंज ना हो। मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेल्टा वी आएगा, वो क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो ये भी लिख सकते हैं, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो आइडियल गैस के लिए क्या होते हैं, फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन और आर तो वैसे भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स और
आर हमारे पास हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, है ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा, है ना। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, ये आ गया P1, है ना, P1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय T2 ना। वैसे तो हमने करवाया था ये, है ना, जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी थी उसमें भी आया था ये। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गई हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। फिर से वही PV VT और PT कर्व, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं, चलो। ये आ गया हमारे पास PV कर्व, ये आ गया हमारे पास VT कर्व, एंड ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास PT कर्व। तो ये है, पहला लिख लेते हैं PV VT एंड PT, ठीक है। चलो PV देखते हैं। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, प्रेशर चाहे कितना भी बढ़ा दो वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो कैसा ग्राफ आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट, ये लो वॉल्यूम कांस्टेंट आ गई, ठीक है। ये आ गया हमारे पास PV का ग्राफ आ गया। प्रेशर चाहे कितना भी बढ़ा लो, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम 10 है तो वो 10 ही रहेगी, ठीक है। सेकंड VT कर्व, वॉल्यूम अगेन कांस्टेंट है, टेम्परेचर को चाहे कितना भी इंक्रीज कर लो सेम ही ग्राफ आएगा, है ना। क्या आएगा हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास VT कर्व आ गया। अब PT कर्व की बात करते हैं, है ना। यहाँ पे हमारे पास देखो क्या दिया हुआ है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ से एक कांस्टेंट आया है, कांस्टेंट हमारे पास क्या है NR, मतलब हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो किसके इक्वल होती है, PV इज इक्वल टू NRT। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, PV इज इक्वल टू NR/V इंटू T। मतलब ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है, अभी कांस्टेंट है। तो ये वाली इक्वेशन थोड़ी थोड़ी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं दिख रही है, जैसे जैसे हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना। यहाँ पे c की वैल्यू तो 0 है, m की वैल्यू ये हो गई, तो m यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, स्लोप हो गया, और स्लोप की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, NR/V। ये आ गया हमारे पास, स्लोप आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगी, ये कैसी की इक्वेशन आएगी, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जिसका इंटरसेप्ट, है ना। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे होती है, ये हमारे पास इधर y हो गया और ये x हो गया। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होती है हमारे पास, है ना। इसका जो स्लोप होता है वो m किसको बताता है कि इसका कितना स्लोप है। ये वाली चीज़ होती है, ये होती है c होती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो c तो इसमें 0 है ना, और m की वैल्यू, ये m की वैल्यू हो गई जो कांस्टेंट आएगी, कुछ भी वैल्यू आओ ये कांस्टेंट आएगी। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ गया। तो जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना प्रेशर कम होगा उतना टेम्परेचर कम होगा। तो कैसी इक्वेशन आ जाएगी, ये हमारे पास कैसा ग्राफ आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा जो ओरिजिन से होके जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें C की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया PV VT और PT कर्व हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं वर्क डन की। तो वर्क डन कितना आएगा हमारे पास, वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला, तो हमें पता है क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास वर्क डन का, ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन ओवर, वर्क डन आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन ओवर P इंटू dV। अब वॉल्यूम में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा, dV तो हमारे पास क्या है, 0। तो वर्क डन कितना आ जाएगा इसका, 0। वर्क डन कितना आ गया इसका,
जीरो आ गया। एक आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन क्या आ गया, जीरो आ गया, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो वर्क डन कितना आ गया, इंटीग्रेशन से देख लो, इस फॉर्मूले से देख लो कितना आ गया, वर्क डन जीरो आ गया। मतलब जितनी हीट दोगे वो सारा की सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जितनी हीट हम दे रहे हैं उतनी सारी की सारी एनर्जी, सारी की सारी हीट एनर्जी किसको इंक्रीज करने में, किसको राइज करने में जा रही है, इंटरनल एनर्जी को राइज करने में जा रही है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको FLOT से लिख देंगे डायरेक्ट, है ना। क्या होता है हमारे पास, DQ इक्वल टू DU प्लस DW। वर्क डन तो हमारे पास जीरो है, तो यहाँ से क्या आएगा, जितनी भी हीट हमने दी वो किस में कन्वर्ट हो गई, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। सिंपल ऐसे ही हम आगे करेंगे। अब आइसोबारिक और एडियाबेटिक थोड़ी सी अलग है, उसको थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। तो चलो बच्चों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आइसोबारिक प्रोसेस एंड उसके बाद हम करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।